तो अब हमारा एलिलिक जीन इंटरेक्शन में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लियोट्रॉपी, और इसके बारे में हम बहुत दिन से बात करते ही आ रहे हैं। क्या होता है प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक जीन? Gene having regulating more than one character. एक जीन ही एक से अधिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो दैट जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन एंड दिस इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। तो क्या इसको मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट भी कह सकते हैं? हाँ, एक जीनोटाइप कई सारे फिनोटाइप, मतलब एक जीन कई सारे फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। पता है एक बात, एक जीन कभी भी एक से अधिक प्रोडक्ट नहीं बनाता है। एक जीन तो एक ही प्रोडक्ट बनाता है भैया। आपको मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ रेडियस पढ़ा चुका हूं, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं वो रिकॉर्डेड देखना इस चैप्टर के जस्ट बाद, जब ये चैप्टर फिनिश होगा। तो एक जीन तो एक ही एमआरएनए बनाता है, उस एमआरएनए से एक ही टाइप का प्रोटीन बनता है, तो फिक्स है। लेकिन होता क्या है कि ये जो प्रोटीन बना है एक जीन के एक पर्टिकुलर फॉर्म से, तो इस जीन का जो दूसरा फॉर्म होगा, दूसरा एलीलिक फॉर्म होगा, उसके प्रोटीन और इसके प्रोटीन मतलब दोनों के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करके एक से अधिक फिनोटाइप ले आते हैं। तो एक्चुअली एक जीन जो एक से अधिक फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है, डायरेक्टली जीन नहीं दिखाता है, बल्कि जीन का प्रोडक्ट दिखाता है एक से अधिक फिनोटाइपिक इफेक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या मैं आपको प्लियोट्रॉपिक जीन का कई सारा एग्जांपल पहले भी बता चुका हूँ? यस, अभी जस्ट पता, लिथैलिटी में भी बात किया हमने, अभी लिथैलिटी में भी हमने बात किया है, याद है ना? सेमी लिथल जीन, सेमी लिथल जीन इज नॉन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। ट्रू लिथल जीन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ट्रू लिथल जीन तो एकदम लिथल, ट्रू लिथल, फिर उसमें दो कैरेक्टर कहाँ है? सेमी लिथल जीन में एक कैरेक्टर डेथ काउज कराना, एक कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर रेगुलेट करना, वो भी लिथल, वो भी प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल था। अच्छा, दो प्लियोट्रॉपिक जीन के पहले भी एग्जांपल बताया जा चुका है, किसी को याद है? पहले बताया जा चुका है मेंडल के टाइम में, जिस दिन पहला बार वर्ड यूज किए थे प्लियोट्रॉपिक जीन। नहीं याद है? क्या बात है। स्टार्च वाला, हाँ, एक तो स्टार्च वाला, सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइड, और यहाँ सामने लिखा भी सही है, फिर भी नहीं बता पा रहे, बताओ। सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइज, एक तो ये वाला जीन पहले बता चुके हैं कि प्लियोट्रॉपिक जीन है। एक और था, याद करो, जो तीन तीन कैरेक्टर को रेगुलेट करता था। फ्लावर कलर भी पी प्लांट में, फ्लावर कलर भी, सीड कोट कलर को भी, और लीफ में, लीफ के एक्सिल पर, किनारे पर रेड स्पॉट के लिए जिम्मेवार भी वही जीन हुआ करता था। तो ये पी प्लांट के अंदर तो दो प्लियोट्रॉपिक जीन हम पहले, दो प्लियोट्रॉपिक जीन पहले बता चुके हैं। आज एक प्लियोट्रॉपिक जीन आपको माइस में भी बता दिए, सेमी लिथल जीन, और एक प्लांट में भी बता दिए, एंटेरियम मेजस में। तो अब आप बताओ टोटल आपके पास कितने प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जांपल हो गए अब तक टोटल हो गए 4। एक एंटेरियम मेजस में, डॉग फ्लावर में, एक हो गया माइस में, और 2 हो गया पी प्लांट में प्लियोट्रॉपिक जीन। लेकिन एक बात है, प्लियोट्रॉपिक जीन एक से अधिक कैरेक्टर जो बनाता है, तो एक बात बताओ, जीन का जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा, जैसे एक जीन है वो प्रोटीन बनाया, प्रोटीन प्रोडक्ट, उससे जो डायरेक्ट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी इफेक्ट और मेजर इफेक्ट। लेकिन कैरेक्टर से कैरेक्टर बनता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैरेक्टर से कैरेक्टर कैसे बनता है। तो फिर जो और कैरेक्टर बनेगा प्रोटीन के इंटरेक्शन से, उस प्रोडक्ट के इंटरेक्शन से, तो उसको आप बोलेंगे सेकेंडरी इफेक्ट या माइनर इफेक्ट। मेजर इफेक्ट वो होगा कि जो उस जीन से प्रोटीन बना, जो डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है, दैट इज द मेजर इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट। और वो एक या फ्यू कैरेक्टर ही होते हैं ऐसे, बाकी ऐसे अदर कैरेक्टर जो भी बन रहे हैं प्रोडक्ट के इंटरेक्शन से, प्रोटीन के इंटरेक्शन से, वो सब कहलाएंगे सेकेंडरी इफेक्ट। चलो मुझे इतना बता दो जल्दी से, आपको ये सब देखकर क्या लगता है? प्लियोट्रॉपी, जैसा लिथैलिटी के बारे में आपने क्या बोला, लिथैलिटी हार्मफुल थिंग्स है या यूजफुल थिंग्स है? तो आपको प्लियोट्रॉपी देख के क्या लगता है कि प्लियोट्रॉपी हार्मफुल थिंग्स होगा या यूजफुल थिंग्स होगा? क्या लगता है आपका, क्या उम्मीद है? प्लियोट्रॉपी क्या होगा? हार्मफुल भी होगा, यूजफुल भी। हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। तो किस केस में हार्मफुल मानोगे, किस केस में यूजफुल मानोगे, ये बता दो मुझे। सृष्टि, लीथल जीन जैसे एक्सप्रेशन दिखा रहा है तो इसमें हार्मफुल और सीड
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर लिथालिटी को आप सोच रहे हैं, सेमी लिथल जीन को एज ए प्लेटोट्रोपिक जीन आप कंसीडर कर रहे हैं तो हार्मफुल। अरे भैया जो डेथ काउज करा रहा है तो उसमें काय का यूजफुल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप नॉर्मल प्लेटोट्रोपिक जीन सोच रहे हैं जो डेथ काउज नहीं करा रहा है, कई सारे कैरेक्टर को रिलेट करा रहा है, उसका बेनिफिशियल तो बोल रहे हैं, व्हाई बेनिफिशियल है क्यों? क्योंकि सर हाँ बताओ। एक ही जिन मतलब इतना सारा काम करेगा सर, और एक ही उससे क्या होगा? लोकेशन पे है। तो उससे क्या होगा? बेनिफिशियल क्यों है ये बताओ ना। ठीक है एक ही लोकेशन पे है, माना, बेनिफिशियल क्यों है समझो। एक बात बताओ, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपका एक बड़ा बंगला है, ठीक है। बड़े बंगले में आपके घर में कई सारे नौकर आपने रख रखे हैं, स्टाफ, ठीक है। कोई कार धोता है, कोई सब्जी लाता है, कोई घर का हर मेंबर का हेल्थ का ध्यान रखता है, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, कोई घर का साफ सफाई करता है, कोई खाना बनाता है। डिफरेंट अपने मेंबर्स रख रखे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इतने सारे मेंबर को रखने के लिए आपको उन सब सारे स्टाफ को रखने के लिए भी घर में अकोमोडेशन आप किए होंगे, उसका रहने का जगह, खाने का अरेंजमेंट किए होंगे। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि कोई दूसरा मेंबर है, मान लो वो उसका भी बड़ा बंगला है, तो आपके घर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्टाफ है, आपने उन सबका एकोमोडेशन कर रखा है। मान लो टोटल आपने 5 स्टाफ रख रखा है। अब जो दूसरा बंगला वाला पर्सन है वो 2 ही स्टाफ रखा है, एक स्टाफ इनसाइड वर्क करता है और एक स्टाफ आउटसाइड वर्क करता है। जो इनसाइड वर्क करने वाला है घर का सारा काम कर देता है, साफ सफाई से लेके कपड़ा धोना, किचन का काम, खाना बनाना, बच्चों का हेल्थ का ध्यान रखना, घर का अंदर का सारा काम वो करता है। एक स्टाफ बाहर का सारा काम कर देता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, मालिक को यहाँ से वहां पहुंचाना, बच्चों को कहीं पे खेलने ले जाना, वो सारा काम कर देता है, बाहर का सारा काम कर देता है। तो अब मुझे बताओ कौन सा बंगला का मालिक ज्यादा होशियार और कौन सा बंगला का मालिक ज्यादा बेनिफिट में है? सेकंड वाला। दूसरा सेकंड वाला। सेकंड वाला। और सेकंड वाला कई मैनर में बेनिफिट में है। पैसा के मामले में, जगह के मामले में, 2 ही स्टाफ को रहने का जगह देना है, 2 ही स्टाफ का खाना के बारे में सोचना है, पैसा भी कम लगेगा 2 स्टाफ के बारे में, ओवरऑल जाना। यही हमारे बॉडी में अगर हम हर कैरेक्टर के लिए एक एक जीन रखते तो भाई साहब इतने सारे बॉडी में तो जीन ही जीन लेके घूमते रहते। एक एक जीन कई सारे कैरेक्टर रेगुलेट कर रहा है तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कम स्पेस में ज्यादा कैरेक्टर का रेगुलेशन हो रहा है, सो दैट प्लेटोट्रोपी इज बेनिफिशियल। बट वही बात, अगर आप सेमी लिथल जीन को अगर कंसीडर कर लोगे एज ए प्लेटोट्रोपिक जीन तो ठीक है, वो एक से अधिक कैरेक्टर का रेगुलेशन कर रहा है, लेकिन वो डेथ काउज करने वाला कैरेक्टर को भी रेगुलेट कर रहा है। जो डेथ काउज करा रहा है उसको काय के लिए बेनिफिशियल बोलेंगे भाई साहब? मान लो कि घर में 2 स्टाफ है, मान लिया कम कम मेंबर में सारा काम हो रहा है, उसमें से एक स्टाफ चोर है, बट काय का बेनिफिट? मालिक को तो नुकसान हो रहा होगा, ये सर नो। चोर है, वो चोरी कर लेता है घर का सामान, तो फिर वो बेनिफिशियल का तो हार्मफुल तो मारे उल्टे घाटा में जाएगा। उससे बढ़िया तो 5 गो स्टाफ रख लो, समझ रहे हो ना। तो फिर लीथल जीन बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, लीथल जीन हार्मफुल ही होगा, ठीक है, चाहे वो प्लेटोट्रोपिक हो चाहे नहीं हो, लीथल जीन हार्मफुल ही होगा। तो ये तो होगा प्लेटोट्रोपिक का एक जस्ट इंट्रोडक्शन। अब तक आपने टोटल 4 प्लेटोट्रोपिक जीन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 तो पी प्लांट में पढ़ चुके हैं, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। आज मैंने आपको 2 लिथैलिटी में पढ़ा दिया, एक एंटेरियम मेरिस में पढ़ा दिया, एक माइस में पढ़ा दिया। वो दोनों हार्मफुल प्लेटोट्रोपिक जीन हुए, और पी प्लांट में जो मैंने 2 बताया वो दोनों यूजफुल प्लेटोट्रोपिक जीन हुए। अब मैं आपको एक प्लेटोट्रोपिक जीन और बताता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया वाला जीन। अब सिकल सेल एनीमिया को मैं यहाँ पे डिटेल में लेने वाला हूँ, और सिकल सेल एनीमिया को लेने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की नॉलेज दूंगा। हालांकि जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे मोस्टली बच्चे मॉलिक्यूलर का क्लास नहीं किए हैं, तो क्यों वो मैं काफी पहले पढ़ा चुका हूँ, तब ये लोग ज्वाइन ही नहीं किए थे। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। देखो क्या है ना, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट चलता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के अराउंड पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चलती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, इधर लिखता हूं मैं, इधर इस कलर से, जो डीएनए होता है, डीएनए में जो जीन होता है, डीएनए लिखूं या जीन लिखूं बात बराबर है, उससे बनता है एमआरएनए। उससे क्या बनता है? एमआरएनए।
और mRNA से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन ये है क्या? प्रोटीन। कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन द प्रोटीन। ठीक है जी। अब ये प्रोटीन या तो एंजाइम बना के किसी न किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, या नहीं तो ये प्रोटीन किसी न किसी स्ट्रक्चर को बनाने में चला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ये डीएनए है, ये डबल हेलिकल डीएनए होता है। डीएनए इस तरीके का होता है, ये सब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ाया जा चुका है। इस तरीके से डीएनए होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है डीएनए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, डीएनए जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, मैं लिख देता हूं इधर देखो। डीएनए बनाता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। हालांकि ये फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। और ये न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, एक होता है पेंटोज सुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज सुगर दो टाइप का होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोज सुगर और एक होता है राइबोज सुगर। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन। अब ये प्यूरिन फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन। पायरीमिडीन तीन प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर में। जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है वो मॉलिक्यूलर देखना, समझ में आ जाएगा। मुझे जो यहाँ बताना है वो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं डीएनए में क्या क्या होता है, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज सुगर, न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेट सुगर के नाम पर डीऑक्सी राइबोज सुगर होता है। ये राइबोज सुगर आरएनए में होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज सुगर होता है। और प्यूरिन के नाम पे उसके पास एडेनिन और गुआनिन दोनों होता है। पायरीमिडीन के नाम पे उसके पास साइटोसिन और थाइमिन होता है। यूरासिल केवल आरएनए के पास होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें, और ये फॉस्फेट ग्रुप, इतनी चीजें होती है डीएनए में, तब जाकर डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। और डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूं। तो ये जो आपको चेन दिख रहा है ब्लैक वाला, ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड का चेन है, जिसको आप कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जिसको आप क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये एक चेन हुआ और ये दूसरा चेन हुआ, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बना रहा है। ठीक है, इसी का पर्टिकुलर कोई सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, उसी सेगमेंट को हम जीन कहने लगते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जिससे एमआरएनए बने और उससे फिर प्रोटीन बने, उसी को हम क्या कहने लगते हैं? जीन। और यही कंसेप्ट है क्या? सेंट्रल डोग्मा। क्या है कि डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है जो जीन कहला रहा है। ये मान लो जीन है, डीएनए के पूरे सेगमेंट से एमआरएनए नहीं बनता और उससे प्रोटीन नहीं बनता है। इससे क्या हो रहा है? ये एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए, आरएनए, आरएनए अगेन वही राइबोज सुगर होगा, उसमें नाइट्रोजनस बेस के नाम पर प्यूरिन में होगा एडेनिन गुआनिन दोनों, पायरीमिडीन में होगा साइटोसिन और यूरासिल, नॉट थाइमिन। और तब ये क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन ही हुआ ये भी। बस अंतर क्या है कि इसमें सुगर राइबोज सुगर है। ठीक है, और इसमें पायरीमिडीन के नाम पे थाइमिन नहीं है, यूरासिल है। साइटोसिन तो कॉमन है। तो ये हुआ आरएनए। ठीक है, अब इससे बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये मान लो क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मान लो क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड का एक लंबा चेन। तो यही है सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट कि जीन से क्या बनता है? आरएनए, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब होता क्या है कि ये तो मैंने अभी बताया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सब जो मैं बता रहा हूं, तो पर्टिकुलर डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर डीएनए में इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे है CUG, तो अगर इसमें CUG है तो डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड में उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंटरिटी होगा। ये सब मैं डीएनए वगैरह में बता चुका हूं आपको, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो यहां होगा G, अच्छा CUG नहीं होगा, पहली बात। ये आरएनए है, डीएनए है ना, CAG मान लो मैंने लिखा, तो यहां होगा GTC। डीएनए का दो स्ट्रैंड मैंने क्लियर कर दिया एक पर्टिकुलर साइड पर। तो अब क्या है, इसमें से जो एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड डीएनए का जो आरएनए बनाने में काम आता है, उसके अकॉर्डिंग आरएनए का यहाँ पे टेम्पलेट डिसाइड होगा, आरएनए का यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिसाइड होगा। और वो कौन होगा? जो 5 to 3' डायरेक्शन वाला है,
उसी से बनता है अगला स्ट्रैंड। तो ये जो अगला स्ट्रैंड है, अच्छा नहीं 3 to 5 वाला, देखो डीएनए में क्या है कि एक स्ट्रैंड है 5 to 3 डैश और एक है 3 to 5 डैश। तो जो ये जो 3 to 5 डैश वाला है कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग जो इसका सीक्वेंस है CAG, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे mRNA बनता है। तो यहाँ पे अगर CAG है तो यहाँ बनेगा C से आएगा G, A से आएगा T नहीं U, और G से आएगा C। तो ये एक कोडोन जो डीएनए पर था, उस कोडोन से आरएनए का कोडोन तैयार हुआ। अब ये कोडोन एक खास प्रकार के अमीनो एसिड को रीड करेगा और सामने लाके अटैच करवाएगा। ये पूरा कंसेप्ट सेंट्रल डोग्मा है। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है और ये पूरा प्रोसेस ट्रांसलेशन है, जो मैं काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। मैं ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये क्यों दे रहा हूं, अगर ये आपको नहीं आता है तो कल से लेने में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अरे ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये क्या सेंट्रल डोग्मा, क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझ में आ गया? कोडोन क्या होता है ये समझ में आ गया? कोडोन ट्रिपलेट होता है, और वो जो कोडोन डीएनए पे होता है, जीन में होता है, उससे डिसाइड होता है एमआरएनए का कोडोन, और एमआरएनए के कोडोन से डिसाइड होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अच्छा कोई बताएगा हीमोग्लोबिन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस पर्टिकुलर स्टेज के स्ट्रक्चर में मिलता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? क्वाटरनरी। बहुत बढ़िया, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में मैंने एक एग्जांपल बताया हीमोग्लोबिन, और पॉपुलर एग्जांपल है क्वाटरनरी। यानी कि कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शरी वाले क्या करते हैं, आपस में बाइंडेड हो जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन मान लो कि हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन बना है। ठीक है, तो ये पहला नंबर का अमीनो एसिड, फिर दूसरा नंबर यहाँ जुड़ रहा, तीसरा, चौथा, ऐसे जुड़ रहा है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना। ऐसा कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना है। तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में, मैंने आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन में दो चेन होता है, अल्फा और बीटा। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा। तो अल्फा एक अलग चेन है, बीटा एक अलग चेन है। तो अल्फा का अमीनो एसिड सीक्वेंस अलग है, तब तो उसका नाम अल्फा है। बीटा का अलग है, तब तो उसका नाम बीटा है। तो अल्फा को बनाने वाला एमआरएनए अलग होगा, बीटा को बनाने वाला एमआरएनए अलग होगा। अल्फा को बनाने वाला एमआरएनए का जीन अलग होगा, बीटा को बनाने वाला एमआरएनए का जीन अलग होगा। तो इसका मतलब ये दोनों जीन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों डीएनए के क्रोमोसोम के पर्टिकुलर सीक्वेंस सेम सीक्वेंस पे नहीं है, डिफरेंट सीक्वेंस पे। अब मैं इसको लेके चलता हूं आपको डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम पर। होता क्या बच्चे, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 11 है, 11 नंबर वाला क्रोमोसोम, उस पर होता है एक जीन जो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। वो जीन का 2 फॉर्म होता है। ओरिजिनली तो HBA ही आया था, वाइल्ड एलील। बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेंट एलील बना एक, जो है, जो कहलाता है HBS। ये S इसका मतलब यहाँ पे सिकल शेप है। क्यों है अभी मैं बताऊंगा। क्या करता है ये भी अभी बताऊंगा, रुक जाओ। तो 2 टाइप के जीन हो गए, एक HBA और एक HBS। अब मैं आपको बताता हूं कि ये HBA इससे HBS बना कैसे। तो पहले समझो HBA जीन का पूरा वर्किंग समझो, तब आपको HBS समझ में आएगा। तो मान लो ये पूरा डीएनए का सीक्वेंस है। अच्छा जल्दी से बताओ, ये डीएनए का सीक्वेंस कौन सा वाला होगा, 3 to 5 वाला या 5 to 3 वाला? ऑब्वियसली 3 to 5 वाला। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये 3 to 5 डैश वाला डीएनए का मैंने स्ट्रैंड यहाँ पे लिख रखा है। तो एमआरएनए कौन सा बना, 5 to 3 वाला। ये सब मॉलिक्यूल जो पढ़ चुके हैं उनको क्लियर हो रहा होगा। जो बनता है वो हमेशा 5 to 3 डैश वाला ही बनता है। ठीक है, ये 5 to 3 डैश वाला है। तो जो एमआरएनए बना है 5 to 3 डैश वाला बना है। डीएनए का कौन सा सीक्वेंस है, CTC। तो देखो डीएनए में जैसे यहाँ ये मान लो यहाँ डीएनए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कोडॉन, सेकंड कोडॉन, थर्ड कोडॉन, फिफ्थ कोडॉन। तो जो 6th कोडॉन होता है ना डीएनए में, कौन सा डीएनए? वो डीएनए जो क्रोमोसोम नंबर 11 है। तो जो उसका जो 6th नंबर का कोडॉन होता है वो होता है CTC। क्या कोडॉन होता है नॉर्मली? CTC। हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो जीन है, HBA जीन, CTC होता है। मैं केवल यही कोडॉन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि चेंज केवल वहीं पे होना है। तो होता क्या है, कई बार पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार बताओ, अगर डीएनए में यहाँ पे सीक्वेंस CTC है तो एमआरएनए में सीक्वेंस क्या आएगा? एमआरएनए में सीक्वेंस क्या आएगा? C है तो G आएगा, T है तो A आएगा, और C है तो G आएगा। ये सब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिखा चुका हूं। ठीक है, तो एमआरएनए में आ जाएगा GAG, और GAG एमआरएनए का जो कोडोन है, जेनेटिक कोडोन, वो किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रीड करता है? ग्लूटामिक एसिड। किसको रीड करता है? ग्लूटामिक एसिड। तो मुझे बताओ, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना होगा
सिक्स्थ नंबर का अमीनो एसिड कौन होगा यहाँ पे? ग्लूटामिक एसिड। मैं इसके पहले का नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद का नहीं बता रहा हूँ, उससे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी इससे पहले 5 अमीनो एसिड और होंगे, इसके बाद भी होंगे, लेकिन हमारा काम 6 नंबर से रिलेटेड है, सिकल सेल एनीमिया 6 नंबर से रिलेटेड होता है, इसलिए केवल वो बता रहे हैं। तो नॉर्मल डीएनए का जो स्ट्रैंड है 3 to 5 वाला, उसमें 6 नंबर का कोडन सीटीसी है, एमआरएनए जीएजी बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड है। और इस पर्टिकुलर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा जिसमें 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है, तो ओवरऑल नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बना। मैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहा हूँ। तो जब नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब अल्फा के साथ असेंबल होगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ओके, अब बात करें कि एचबीएस एलील कैसे बना और क्या इफेक्ट हुआ। अच्छा, एचबीएस कैसे बना ये समझो, तब आपको प्लेयोट्रोपी समझ में आएगा। पहले एचबीएस समझो, हुआ क्या, ये जो पर्टिकुलर टी है ना, बस ये केवल हट गया, टी हटा और ए आ गया, बस इतना ही हुआ, एक पॉइंट पे केवल म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन का मतलब क्या, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया। ये जो थायमीन है, टी हट के ए आ गया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है, टी हट के ए आ गया। अगर ऐसा हुआ फिर पता है क्या होगा, थायमीन हटा ए आ गया तो पूरा का पूरा कोड चेंज हो गया। जो पहले सीटीसी हुआ करता था डीएनए में 5 to 3 days वाले में, अब क्या हो गया जल्दी बताना, अब क्या हो गया, ये सबको पहले मैं हटा देता हूँ, ये तो बाद में कुछ हो जाएगा। हाँ, CAC अब हो गया CAC, ये 5 to 3 days वाले की बात चल रहा है डीएनए। तो जिससे एमआरएनए बनेगा, सॉरी ये 3 to 5 है ना, 3 to 5, तो जिससे एमआरएनए बनेगा 5 to 3 days वाला, उसमें क्या जाएगा कोडोन F 6 नंबर पे, GUG नहीं आएगा। तो जब एमआरएनए का कोडोन बदल गया तो पॉलीपेप्टाइड चेन में तो 6 नंबर पे अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड नहीं आ सकता है, क्योंकि हर कोडोन अपना एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड रीड करता है। तो अब GUG रीड करता है वैलिन अमीनो एसिड को, तो 6 नंबर पे पॉलीपेप्टाइड चेन में आएगा वैलिन। तो मुझे बताओ क्या ये नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है? नॉर्मल तो ये नहीं हुआ करता था, नॉर्मल तो ये नहीं हुआ करता था ना, नॉर्मल तो 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड आता था, यस और नो, 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड आता था, लेकिन यहाँ वैलिन आया है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जो इससे हीमोग्लोबिन बनेगा जब वो अल्फा के साथ असेंबल होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा, वो हीमोग्लोबिन जो बनेगा उसको बोलते हैं एस टाइप हीमोग्लोबिन। एस का मतलब यहाँ पे क्या है वो भी आपको आगे समझ में आएगा। मुझे इतना बताओ कि HbA से HbS एलील कैसे बना, ये आपको समझ में आया? ये समझ में आया? Yes sir. हाँ, बाकी लोग जिनको नहीं समझ में Yes, sir. आया, मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया तो उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अभी पढ़े ही नहीं, 11th के बच्चे हैं या और उससे भी नीचे लोअर स्टैंडर्ड के बच्चे, उनका कोई गलती नहीं है, उनको ये बात आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी दोबारा समझ में आ जाएगा, मैं वहां पे भी पढ़ाया हुआ हूँ ये पूरा बात। मुझे यहाँ पे तो बस सिम्टम्स बताना, प्लेयोट्रोपिज्म समझाना, वो समझ में आ जाएगा आपको। और जो बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, टारगेट के बच्चे हैं, वो अभी तक मॉलिक्यूलर नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ में आ गया, तो अब जीवन में आपको फिर कभी समझ में नहीं आएगा, आपका जीवन समाप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कीजिए, आपका जीवन समाप्त, ठीक है। तो ये हुआ आपका HbA से HbS का बनना। अब देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट लो, तो ये 5 और 3 डैश ये सब लगा लेना अपने कॉपी में, एग्जाम में ऐसी तरह से डायग्राम आएगा। तो एक तो पॉपुलर सवाल ये आता है कि अगर क्वेश्चन आएगा इन सिकल सेल एनीमिया डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो किस स्ट्रैंड में हुआ, 5 डैश पे 5 डैश टू 3 डैश या 3 डैश टू 5 डैश, 3 to 5 तो उसमें 3 क्या to हुआ, 5 6th कोडॉन पे थायमीन हट के एडेनिन आया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि एमआरएनए में हुआ, तो एमआरएनए तो 5 to 3 डैश ही होता है, केवल सिंगल ही होता है, तो एमआरएनए पे हुआ, तो एमआरएनए पे क्या हुआ, ए से हट के यू आया। तो अगर क्वेश्चन लिखा है टी से हट के ए आया तो बात डीएनए की चल रही है, क्योंकि टी तो केवल डीएनए में होता है। अगर बात चल रहा है ए से हट के यू आया तो बात आरएनए की चल रही, क्योंकि यू तो केवल आरएनए में होता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला कि ग्लूटामिक एसिड हट के वैलिन आ गया। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है, और बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आरबीसी का। रेड ब्लड सेल आपको मेरे पीछे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव शेप का होता है, उसके अंदर पूरा भरा पड़ा होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। जस्ट मैं हीमोफिजियोलॉजी का बचा हुआ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ब्लड का जो आरबीसी है उसका काम है CO2 O2 को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, करता भी है। तो क्या करते हैं भाई ये सब,
ये जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन जो उसमें है वही बाइंड करता है O2 और CO2 को अपने साथ। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन की स्ट्रेस होती है तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन फटाफट फटाफट O2 को बाइंड करके टिश्यू को पहुंचाता है, और उससे जो CO2 निकल रहा है टिश्यू से मेटाबॉलिक रिएक्शन में, उसको बाइंड करके फटाफट फटाफट लंग्स को देता है ताकि लंग्स बॉडी से बाहर निकाले। ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। तो एक नॉर्मल जो आरबीसी होता है वो बाय कॉनकेव सर्कुलर शेप होता है, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। देखो जहां पे आरबीसी लिखा है येलो कलर से, वहां पे थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ लग रहा है, अंदर की तरफ धसा हुआ लग रहा है, यस सर। जैसा Yes, इधर sir. से धसा हुआ लग रहा है, इसके जस्ट पीछे से भी ऐसा ही धसा हुआ है, और गोल गोल तो है ही सही। यही है बाय कॉनकेव सर्कुलर शेप। बाय कॉनकेव अंदर में धसा हुआ, कॉनकेव है ना, और सर्कुलर है ही सही। नॉर्मल आरबीसी का शेप ऐसा ही होता है। इसके अंदर भरा हुआ लाल लाल जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर भरा हुआ है क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है साहब, अब समझना खेल। जिस आरबीसी के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका भी शेप बाइकॉनकेव ही है, सर्कुलर ही है। जिस आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भर गया है, किसकी वजह से? इस पर्टिकुलर एलील की वजह से, तो उसके अंदर भी अभी उस आरबीसी का शेप भी अभी नॉर्मल ही है। अब सुनना, अगर ह्यूमन के अंदर ये 11th क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है हीमोग्लोबिन को बनाने वाला, तो भैया पॉसिबिलिटी तो 3 है। जीनोटाइप 3 पॉसिबिलिटी है, HBA, यस और नो? दूसरा सो गए सभी लोग? जिंदा हो सब लोग? सांस चल रहा है? पधार गए स्वर्ग? निकल लो। धरती का इतना अनाज बेकार चला गया खाया हुआ, कुछ करके जाते हैं दुनिया के लिए। 3 जीनोटाइप बताओ जल्दी से, क्या होगा? HbA और HbS हो गए। HBS, HBS, HBS. सृष्टि गुजर गए? जिंदा हो? सांस चल रहा है? गुजर गए? श्रद्धांजलि। Yes, sir. कितना भी बेइज्जती कर दो इनको फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे हम तो मर मर के जिंदा होते हैं सर, आपको पता है क्यों? हमको किसी समझ में नहीं आया। अच्छा, मॉलिक्यूलर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी वाला थोड़ा नहीं आ रहा होगा, ये मैं मानता हूँ, कोई बात नहीं है। मॉलिक्यूलर बाजी में बहुत कम समझ में आया इसलिए नहीं बोल। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ चलो, बहुत कम समझ में आया इसलिए नहीं बोल। हाँ चलो ठीक है। अब ये HP, अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि अलील 2 हैं तो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन 2 बन सकता है, ये तो समझ में आ रहा होगा। 2 अलील हैं तो जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन 3 बन सकता है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है कि HbA से नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और HbS से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, तो जल्दी से बताओ इस पर्सन के पास ऑल हीमोग्लोबिन नॉर्मल होंगे या एबनॉर्मल होंगे? जल्दी बताना। नॉर्मल। ऑल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ऑल नॉर्मल हीमोग्लोबिन इस पर्सन के पास। सर अगर जो डोमिनेंट होगा उसे अकॉर्डिंग। नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि HbA भी एक्सप्रेस होगा, HbS भी एक्सप्रेस होगा, सो दैट हीमोग्लोबिन इज सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो केस ऑफ कोडोमिनेंस। याद करो, कोडोमिनेंस में इसका एग्जांपल लिखे थे और बोले थे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे 50% हीमोग्लोबिन, 50% नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड 50% एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये कितना को समझ में आया? और यहां पर ऑल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एबनॉर्मलिटी का मतलब समझ गए हैं ना? 6 नंबर में बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 6 नंबर पे वैलिन होगा। ऑल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये तो 3 जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन तैयार है? अब समझना, अभी जो आरबीसी है इससे भी आरबीसी, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन को लेके जो आरबीसी है, इस पर्सन के अंदर भी आरबीसी इसी टाइप से होगा, बाइकॉनकेव। इसको फील करो कि ये बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव सर्कुलर। इसके अंदर भी बाइकॉनकेव सर्कुलर ही होगा और इसके अंदर भी बाइकॉनकेव सर्कुलर ही होगा, तीनों के अंदर ऐसा ही है। ओके, अब समझना, जिसके अंदर तीनों के अंदर बाइकॉनकेव है, अब क्या होता है
कि जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर, तो जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है तो ऑक्सीजन स्ट्रेस मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो हीमोग्लोबिन फटाफट फटाफट O2 को बाइंड करके सेल के पास पहुंचाता है लंग्स से, और CO2 को बाइंड करता है टिश्यू के पास से फटाफट लंग्स तक पहुंचाता है बॉडी से निकालने के लिए। तो वो आरबीसी जिसके अंदर 100% नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, वो ये काम फटाफट 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 करता है जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है, बॉडी की पूरी फिजियोलॉजिकल स्टेटस को एकदम हैंडल कर लेता है। तो बताओ उस कंडीशन में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन रखने वाला आरबीसी है वो तो सरवाइव करेगा, सर्कुलर का सर्कुलर ही रहेगा, अपनी पूरी एक्टिविटी को फास्टली करेगा। मस्त। अब समझ, जो ये वाला है ना जिसके अंदर और हीमोग्लोबिन क्या है, एबनॉर्मल है, सारे का सारे जितने भी आरबीसी हैं सब के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। यहाँ पे भी सब, यहाँ सब नॉर्मल वाला था तो सब अपना एक्टिविटी को फटाफट फटाफट बढ़ाया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पता क्या होगा, यहाँ जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है ना, ऑक्सीजन की जब कमी होती है सेल के अंदर, तो भैया आरबीसी फास्ट एक्टिविटी नहीं कर पाता है क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। तो पता है क्या होता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस के टाइम पर जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का वैलिन वाला पार्ट है, अंडर द एनारोबिक कंडीशन, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है बॉडी के अंदर, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो चुका है, तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो वैलिन वाला पार्ट है ये क्या करता है, हमारे एनारोबिक कंडीशन में रिएक्शन स्टार्ट कर देता है सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर, और रिएक्शन करके जो सेल के अंदर प्रोटीन फाइबर वगैरह है उसके साथ रिएक्शन करने लगता है, अदर प्रोटीन फाइबर के साथ, और पता है ये सब जाके स्टिफ फाइबर बना लेता है। जितने बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सब जुड़ के एकदम कड़ा सा एकदम स्टिफ फाइबर बन जाते हैं। हीमोग्लोबिन को स्टिफ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सॉफ्ट। वो क्या करते हैं, स्टिफ फाइबर बन जाते हैं एकदम ऐसे ऐसे, इस टाइप से फाइबर बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल था, अब आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव नहीं हो पाता है। जितने भी बाइकॉन्केव वाले थे वो सब जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन है वो स्टिफ हो गया, तो वो सब भी क्या होते हैं, उसी शेप में ढल जाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ऐसा क्यों हुआ, अंडर द एनारोबिक कंडीशन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन ही है ना, वो सब क्या होता है, स्टिफ फाइबर बन जाता है। देखो ऐसे स्टिफ फाइबर बन जाता है अंडर द एनारोबिक कंडीशन, रिएक्शंस होकर के। और सिकल शेप्ड पता कैसा होता है, कचिया जानते हो, हसिया जिसे घास काटते हैं, देखो इस टाइप का जो होता है, नहीं होता, यस सर। इस टाइप से, उसी टाइप का शेप का बन जाता है। अब जो आरबीसी अंडर द एनारोबिक कंडीशन वो सिकल शेप्ड आरबीसी बन गया, और पता है इसका सेल मेम्ब्रेन भी स्टिफ हो जाता है, और ये ब्लड कैपिलरी में, ब्लड वेसल्स में जगह जगह पे जाके फंसने लगता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, और भी कई सारे इफेक्ट होते हैं। ऐसे आरबीसी जो सिकल शेप्ड बन चुके हैं, इसका लाइफ स्पान घट जाता है। नॉर्मल लाइफ स्पान 120 दिन का होता है आरबीसी का, ये सब 80 से 100 दिन जी पाते हैं मात्र, लाइफ स्पान घट जाता है। जब ये सब स्प्लीन के पास पहुंचते हैं मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे एबनॉर्मल शेप के आरबीसी को स्प्लीन रिकॉग्नाइज कर लेता है और डेथ कराना शुरू करता है, एनीमिया। सब देखते चलो क्या क्या हो रहा है, अंडर द एनारोबिक कंडीशन सिकल शेप्ड हो गया आरबीसी, पहला दूसरा इफेक्ट। पहला इफेक्ट तो वही था एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, प्राइमरी इफेक्ट। अब सेकेंडरी इफेक्ट स्टार्ट हुआ, सिकल शेप्ड आरबीसी का बन जाना, दूसरा पहला सेकेंडरी इफेक्ट। फिर ब्लड वेसल्स में फंसना और पुअर सर्कुलेशन होना, अनदर सेकेंडरी इफेक्ट। फिर आरबीसी का मरना, अनदर सेकेंडरी इफेक्ट। आरबीसी के मरने से ब्लड में ब्लड सेल्स की कमी आ जाती है, इसको बोलते हैं एनीमिया, अगला सेकेंडरी इफेक्ट। अगर ज्यादा ब्लड सेल्स मिलने लगा टाइम से पहले, जॉन्डिस हो जाता है, अनदर साइड इफेक्ट, जो कि सेकेंडरी इफेक्ट हुआ। सब प्लेटोट्रॉपी है, एक जीन मल्टीपल इफेक्ट, और वो जीन कौन है, हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन। कितनों को फील हुआ कि हाँ सिकल सेल एनीमिया प्लेटोट्रॉपी का भी एग्जांपल है, प्लेटोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। अभी मैं वो वाला बात नहीं बताया हूँ कि ये कोडोमिनस का भी एग्जांपल है, वो तो यहाँ पे है, अभी वो वाला भी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अंडर द एनारोबिक कंडीशन, थोड़ा सा भी एनारोबिक कंडीशन आया, ये परसेंट तो टपक ही जाएगा, पता है। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया और पुअर सर्कुलेशन हो गया, परसेंट तो निकल ही लेगा। जैसे आप लोग क्लास में कई बार जीते हो, मरते हो, सांस चलता है, हुक्का खाते हो, मरते हो, फिर जिंदा हो जाते हो, फिर रिप्लाई देते हो, फिर मर जाते हो। तो ऐसा ही परसेंट तो एकदम निकल ही लेगा एक ही बार में, ठीक है, खत्म, खेला समाप्त। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे। वो सिकल सेल डिजीज पर्सन है, अंडर द एनारोबिक कंडीशन, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन स्ट्रेस आएगा, स्वाहा, फाइल क्लोज, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम अगले मीटिंग में इसके बारे में। लेकिन आपको जो सिकल सेल डिजीज है
उसमें आपको एक चेन से मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिला होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल कैसे, लेकिन अभी चूंकि मैं मल्टीपल एलीलिज्म सॉरी प्लियोट्रोपिस पर आ रहा था, नॉट मल्टीपल एली सॉरी प्लियोट्रोपिस, तो प्लियोट्रोपिस का एग्जांपल कैसे है ये बात मैं आपको यहाँ पे लिख के ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए जल्दी से, ये मीटिंग खत्म होने वाला है। देखो क्या क्या इफेक्ट आया, फटाफट देखो, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट आया, ये देखो, नॉर्मल जीन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना, बिना बीटा पल्पेट चेन बना, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हुआ, तो नॉर्मल आरबीसी से बना। अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस ये नॉर्मल ही रह गया, वो तो नॉर्मल हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है, जो HbS जीन से हीमोग्लोबिन बना वो एबनॉर्मल बिना बॉडी पेप्टाइड चेन का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना। पहला इफेक्ट ये हुआ कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बना, ये प्राइमरी इफेक्ट हुआ, जीन का प्राइमरी इफेक्ट। अब कई सारे सेकेंडरी इफेक्ट दिखेंगे। तो देखो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से आरबीसी पहले नॉर्मल ही बनता है, आरबीसी नॉर्मल है, मगर जब ऑक्सीजन स्ट्रेस आता है तो उसके जो बीटा पल्पिटेशन के एबनॉर्मल बीटा पल्पिटेशन है वो रिएक्शन शो करने लगते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन, और वो सिकल सेल्ड आरबीसी हो जाता है। सेकेंडरी इफेक्ट पहला वाला, इससे उसका लाइफ स्पान घट जाता है, इससे उसका अर्ली डेथ होने लगता है, जॉन्डिस भी हो जाता है, अनदर सेकेंडरी इफेक्ट। आरबीसी काउंट घट जाता है, एनीमिया हो गया, अनदर सेकेंडरी इफेक्ट। अब ये जो आरबीसी है सिकल सेल्ड आरबीसी का मेम्ब्रेन टफ हो जाता है और वो जाके जहां तहां ब्लड कैपिलरी में फंसने लगता है और सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, स्लोली ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो इससे अनदर सेकेंडरी इफेक्ट, these all are multiple effects by one gene, so that this is the case of प्लियोट्रोपी। अब अगली मीटिंग में हम आपसे बात करेंगे कि सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस का एग्जांपल कैसे है, और मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि सिकल सेल एनीमिया का एक एडवांटेज भी है, लेकिन तब जब वो आए हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगली मीटिंग में बात करते हैं, यहां तक पढ़ लीजिए जल्दी से।